A very happy good morning and Jai Hind students. Hope you all are fine. So welcome again to the sociology class and continue with the same chapter. Chapter number 3, Understanding Social Institution. In our last lecture we have discussed about the classification of the family according to the size, residence, ancestors, power and authority, marriage, chronology, social ecology, है ना, and about the nuclear family, joint family and extended family. And today we will discuss about the next institution, marriage. Okay. So what is marriage in a simple words? Marriage is an institution which admits man and woman to family life. मैरिज इज एन इंस्टीट्यूशन विच एडमिट्स, यानी कि जो अलाउ करता है मैन एंड वुमन को एक फैमिली को बनाने के लिए, ठीक है, ऐसा इंस्टीट्यूशन है. इंस्टीट्यूशन क्यों कह रहे हैं हम इसको? वाई इट इज अ इंस्टीट्यूशन? क्योंकि इंस्टीट्यूशन एक, हम कह सकते हैं कि रूल्स रेगुलेशंस का एक अरेंजमेंट होता है ना, इसलिए. और जो मैरिज है उसमें भी बहुत सारे रिचुअल्स फॉलो करने पड़ते हैं. That's why it is an institution. ठीक है. It is a stable relationship in which a man and woman are socially committed to have children and the right to have children, implying the right to sexual relationship. It is a stable relation. Stable है. आप देखते हैं सोसाइटी में, देखते हो जो कपल्स हैं, मैरिड कपल्स हैं, स्टेबल रिलेशनशिप होती है. आपके मदर फादर है जैसे स्टेबल रिलेशनशिप होती है. और क्या होता है? सोशली कमिटेड हैं चिल्ड्रन रखने के लिए, उनकी टेक केयर करने के लिए, और सेक्सुअल नीड्स है उनको फुलफिल करने के लिए. ये जो मैरिज का इंस्टीट्यूशन है, इसके थ्रू एक वुमन और एक मैन को राइट मिला हुआ है. ठीक है. इसके आफ्टर दिस सेक्सुअल रिलेशन जो है वो परमिटेड हो जाती है. ठीक है. नाउ द डेफिनेशन ऑफ द marriage. According to Hudson and Hanks, marriage is the approved social pattern whereby two or more persons of opposite sex establish a family. Marriage is the approved. ये हमेशा ये याद रखिएगा बच्चों की अप्रूव है, मतलब अप्रूव किया हुआ है, सोसाइटी ने इसको परमिशन दी हुई है. यू कैन हैव द चिल्ड्रन एंड डू सेक्सुअल एक्टिविटीज, है ना. ये एक अप्रूवल है सोसाइटी के द्वारा जो किसको मिला हुआ है? मैन और वुमन को, जो कि दो पर्सन्स को जो कि अपोजिट सेक्स के हैं, ये इस्टेब्लिश कर सकते हैं फैमिली. ठीक है. नेक्स्ट डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू द निटरबर्ग, मैरिज इज कंसिस्ट ऑफ द रूल्स एंड रेगुलेशंस विच डिफाइन द राइट्स, ड्यूटीज एंड प्रिविलेजेस ऑफ द हस्बैंड एंड वाइफ. मैरिज क्या है? कंसिस्ट करता है रूल्स और रेगुलेशंस को. कुछ रूल्स और रेगुलेशंस का एक अरेंजमेंट है जो कि डिफाइन करता है राइट्स, ड्यूटीज किसकी? हस्बैंड और वाइफ की ड्यूटीज को डिफाइन करता है कि आफ्टर मैरिज आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कैरी करनी है. ठीक है. तो व्हाट इज द मैरिज अकॉर्डिंग बोथ डेफिनेशंस? मैरिज इज अ अप्रूवल, है ना. इट इज कंसिस्ट ऑफ द रूल्स एंड रेगुलेशन, है ना. A pattern whereby two or more persons of opposite sex establish a family, है ना. And it defines the duties of husband and wife. ठीक है. आप अप्रूव करता है कि आप मैरिज कर सकते हैं, साथ साथ डिफाइन करता है कि आफ्टर मैरिज ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है जो आपको कैरी करनी है. ठीक है. साथ साथ ये अपोजिट सेक्स एस्टेब्लिश कर सकते हैं फैमिली. ठीक है. Now the characteristics of the family. Marriage is a specific relationship between two individuals of opposite sex and it is based on mutual rights and obligations. मैरिज क्या स्पेसिफिक रिलेशनशिप है किसके बीच? टू इंडिविजुअल्स के बीच. और कैसे हैं वो? टू अपोजिट सेक्स के जो दो पर्सन्स हैं, दो इंडिविजुअल्स हैं, उनकी एक स्पेसिफिक रिलेशंस है जो कि किस पे बेस्ड है? म्यूचुअल राइट्स और ऑब्लिगेशंस पर बेस्ड है. ठीक है. एक ऐसी स्पेसिफिक रिलेशनशिप है मैरिज. ठीक है. सेकेंड इज एज अ सिस्टम. स्पेसिफिक क्यों कहा गया है इसको? स्पेसिफिक इसलिए कहा गया है कि
कभी ऐसा होता है कि हम लोग नहीं जानते एक दूसरे को, है ना। हमारे यहाँ इंडियन सोसाइटी में मोस्टली यही होता है कि जो मैरिज जो होती है, आप पहले नहीं जानते आपस में एक दूसरे को, लेकिन बाद में क्या होता है कि होल लाइफ उन्हीं के साथ रहते हैं, तो एक स्पेसिफिक हो गया, है ना। स्पेसिफिक कि हम पहले तो किसी को जानते ही नहीं है, फिर पूरी लाइफ उन्हीं के साथ बितानी पड़ती है, तो एक स्पेसिफिक रिलेशनशिप है, ठीक है। नेक्स्ट इज एज अ सिस्टम ऑफ रूल्स मैरिज इज एन इंस्टीट्यूशन। एक इंस्टीट्यूशन है, मैरिज एक इंस्टीट्यूशन है, क्योंकि रूल्स और रेगुलेशन का एक अरेंजमेंट है। द स्ट्रक्चर ऑफ फैमिली इज बिल्ड बाय द म्यूचुअल रिलेशनशिप ऑफ द इंडिविजुअल, यानी कि म्यूचुअल रिलेशनशिप पाई जाती है मैरिज में। जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनके बीच वहाँ कुछ वो नहीं है कि जो वुमन है वो मतलब अप है या जो मैन है वो अप है, ऐसा कुछ नहीं। म्यूचुअल है, दोनों के राइट्स म्यूचुअल हैं, ठीक है ना, इन मैरिज। Third is in Islam, marriage is considered a contract, while in Hinduism is considered to be a sacrament religious activity. इस्लाम में क्या होता है, मैरिज को कहा जाता है एक कॉन्ट्रैक्ट है, एक समझौता कहा जा सकता, कहते हैं, जिसको कभी भी तोड़ा जा सकता है। जैसे कि इस्लाम में क्या होता है, 3 तलाक होते हैं ना, ये उसको फोन पे भी आप तलाक 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 3 बार बोल दिया तो वो टूट गया। लेकिन हिंदूज में जो मैरिज है उसको एक संस्कार कहते हैं, वो एक संस्कार होती है और वो ऐसे नहीं टूट सकती। रिलीजियस एक्टिविटीज उसके साथ कैरी होती हैं, जुड़ी हुई होती हैं। जब आपके यहाँ मैरिज आपने देखा होगा होती है, पहले सब कुछ एक रिलीजियसली एक एक्टिविटी के थ्रू होता है ना। बहुत सारी रिलीजियस एक्टिविटीज की जाती हैं, जैसे कि शादी से पहले इंगेजमेंट होती है ना, पूजाएं होती हैं बहुत सारी तरीके की, सप्तपदी, विदाई, कन्यादान, बहुत सारी चीजें अकॉर्डिंगली 1 to 1 एक दूसरे के पीछे या होती हैं, ये है ना। तो एक रिलीजियस एक्टिविटी है जिसको तोड़ा नहीं जा सकता, ठीक है। For marriage regulates sex relationship. After marriage, when man and woman can regulate the sex relationship, because in our society it is not allowed before marriage, है ना। Fifth is procreation, bringing up children, familial love, economic cooperation are other necessary elements of marriage. These are the other elements of marriage, क्योंकि आफ्टर मैरिज हम जब फैमिली बना लेते हैं, हमें चिल्ड्रन की केयर करनी पड़ती है, प्रोक्रिएशन है, फैमिली का लव, इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, ये सब कुछ आफ्टर मैरिज बनता है। जब एक फैमिली हमारी बन जाती है तो उसके बाद ये सारी एक्टिविटीज शुरू हो जाती है। सिक्स्थ इज सोसाइटी इंस्टीट्यूशनली रिकॉग्नाइज सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन थ्रू मैरिज। सोसाइटी क्या करती है, रिकॉग्नाइज करती है सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन को थ्रू मैरिज के थ्रू के आफ्टर मैरिज अलाउ है सेक्सुअल रिलेशनशिप, है ना। दस मैरिज रेंडर्स सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन पैटर्न बेस्ड ऑन लॉ। और मैरिज क्या करता है, मैरिज का जो इंस्टीट्यूशन है वो क्या करता है, वो इस सेक्सुअल रिलेशनशिप को या फिर ग्रेटिफिकेशन को एक लॉ का रूप देता है। अकॉर्डिंग टू लॉ ये मान्य है, ठीक है ना, समझ गए। The couple, seventh is the couple fulfill their mutual obligations on the basis of customs or rules accepted by law. और जो कपल है आफ्टर मैरिज, जो कस्टम के अकॉर्डिंग रूल्स एक्सेप्टेड किए गए हैं बाय लॉ, उनको पूरा करते हैं, अपनी म्यूचुअल ऑब्लिगेशंस को पूरा उनको मानते हुए, रूल और रेगुलेशन जो लॉ के थ्रू हैं उनको मानते हुए अपनी जो म्यूचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं आफ्टर मैरिज उनको पूरा करते हैं, ठीक है। Eighth is validity. Validity is given to procreation by marriage. Its aim is to form the family, bring up children and educate them. It means after marriage वैलिड कर दिया जाता है कि किस चीज के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए वैलिडिटी मिल जाती है आफ्टर मैरिज आपको। और इट्स एम टू फॉर्म द मैरिज। इसका क्या एम हो जाए, फॉर्म करना, मैरिज वो फैमिली को फॉर्म करना, बच्चों को लाना और उनको एजुकेट करना, उनकी परवरिश करना, एजुकेट करना, क्योंकि वैलिड ही होता है आफ्टर मैरिज। जो चाइल्ड होता है वैलिड माना जाता है, तो एक वैलिडिटी आपको मिल जाती है, ही आप रिप्रोडक्शन करके अपनी फैमिली को आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है।
Ninth is all societies have their own custom and system of marriage. Every society has different custom and system of marriage, है ना. ट्राइब्स में डिफरेंट टाइप से मैरिज होती है. जो मुस्लिम्स होते हैं उनकी मैरिज अलग होती है, क्रिश्चियंस की अलग होती है. तो के रिचुअल्स और कह सकते हैं कि सिस्टम कस्टम डिफरेंट होते हैं. ऑल सोसाइटीज इन Almost all societies, marriage and religious activities are connected with each other. In all societies, marriage and religious activities हमेशा मैरिज में के साथ रिलीजियस एक्टिविटीज कंबाइंड होती हैं हर सोसाइटी के साथ. ठीक है ना. कुछ जो कह सकते हैं कि रिचुअल्स होती हैं जो रिलीजन से जुड़ी होती हैं और जो कि है किस टाइम करनी पड़ती है, जब मैरिज होती है. ठीक है. नेक्स्ट इज देयर आर सर्टेन सिंबल्स ऑफ मैरिज सच एज रिंग्स, स्पेशल क्लोथ्स, special signs in front of the house, वर्मिलियन एक्सेट्रा. जैसे कि कुछ स्पेशल सिंबल्स होते हैं मैरिज के टाइम पे कि हमारे यहाँ पे जो सोसाइटी है रेड कलर के कपड़ों को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं. जो ब्राइड के कपड़े हैं वो रेड कलर के होने चाहिए, है ना. वो हर चीज एकदम न्यू होनी चाहिए. बैंगल्स वगैरह हैं, कुछ साइंस हैं जो पुट करते हैं बाहर घर की दीवारों के ऊपर, है ना. तो ये कुछ चीजें हैं या सिंबल्स हैं जो जब मैरिज के फंक्शन होते हैं तो करते हैं, है ना. ये सारी चीजें की जाती हैं. ठीक है, समझ गए. नाउ द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू मैरिज. अब ये तो हमने जान लिया कि कैसे मैरिज का सारा इंस्टीट्यूशन है वर्क करता है ना, किस तरीके से. लेकिन अब क्या प्रॉब्लम है रिलेटेड टू द मैरिज, इसको देखते हैं. वेरियस फॉर्म्स, कस्टम्स एंड कन्वेंशंस ऑफ मैरिज आर प्रिवेलेंट इन इंडिया बेस्ड ऑन द रिलीजन, कास्ट, ट्राइब, रीजन एक्सेट्रा. बहुत सारे फॉर्म्स है मैरिज की जो कि कस्टम्स हैं, फॉर्म्स है मैरिज की जो कि ऑल ओवर इंडिया में फॉलो की जाती हैं अकॉर्डिंगली रिलीजन, कास्ट, ट्राइब, रीजन, है ना. रीजन के अकॉर्डिंग डिफरेंट है. ट्राइब्स में डिफरेंट टाइप की मैरिजेस होती हैं, बिल्कुल ही डिफरेंट है उनका, तो है ना. कास्ट वाइज अलग अलग टाइप से होते हैं, उनके रिचुअल्स अलग अलग हो सकते हैं, है ना. रिलीजन, तो रिलीजन में भी रिलीजन वाइज मैरिज होती है. क्रिश्चियंस की अलग टाइप्स होती है, हिंदूज में अलग होती है, मुस्लिम्स में अलग होती है. डिफरेंट होती है लेकिन हर सोसाइटी में मैरिज होती जरूर है. ठीक है. तो सर्टेन प्रॉब्लम्स आर कॉमन एंड concerned with the majority of Indian population, but certain problems जो है वो common है हर जो इंडियन सोसाइटी है, जो कि मेजोरिटी पॉपुलेशन जो है उसको फॉलो कर रही है. फॉलोइंग आर द थ्री मोस्ट स्ट्राइकिंग प्रॉब्लम्स. थ्री जो मोस्ट स्ट्राइकिंग प्रॉब्लम है वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे. फर्स्ट इज चाइल्ड मैरिज. इन द अर्ली टाइम्स चिल्ड्रन ऑफ वेरी स्मॉल एजेस वर मैरिड. चाइल्ड मैरिज के बारे में तो आपने सुना होगा. अब ऐसा नहीं होता, लेकिन क्योंकि एक पर्टिकुलर डेट कह सकते हैं, एक एज फिक्स कर दी गई है कि आपकी शादी इस एज से पहले अगर आप की होती है तो वो कानूनन वो माना जाएगा, पनिश किया जाएगा. इस चीज के लिए वैलिडिटी नहीं है उस शादी को. ठीक है. पहले लेकिन ऐसा होता था कि अर्ली टाइम्स में चिल्ड्रन ऑफ वेरी स्मॉल एज वर मैरिड, उनकी शादी कर दी जाती थी. द कॉज फॉर this were many, but some have been endogamy, religious conservatism, joint families, sati system, dowry system, etc. इसके पीछे के कारण क्या होते थे, जो कॉजेज हैं वो तो काफी सारे हैं, लेकिन कुछ यहाँ पे दिए गए थे. एंडोगैमी. एंडोगैमी तो पता है ना आपको कि अपने ही कास्ट के अंदर शादी करनी है, उससे बाहर शादी नहीं करनी. कुछ रिलीजियसली भी किसी धर्म में कि पहले ही शादी कर देनी चाहिए, कन्यादान इस एज में कर दोगे तो बहुत अच्छा रहता है ना. उसके बाद जॉइंट फैमिलीज हैं और सती सिस्टम, डावरी सिस्टम है कि दहेज हमारी सोसाइटी का जो एक बड़ी प्रॉब्लम है. जो कि कहीं पर अगर ऐसा हो गया कि बात का उसमें बन गई बिना दहेज के शादी करने की, चाहे शादी उस लड़की की या लड़के की उम्र है शादी करने की या नहीं, लेकिन वो दहेज नहीं दे रहे हैं तो चलो फिक्स कर देते हैं शादी. तो ये भी एक सोशल फिनोमिना है हमारे यहाँ. ठीक है ना. दिस हिंदू मैरिज एक्ट 1955 हैड फिक्स्ड एंड मैरिजेबल एज फॉर अ गर्ल एट 18 years एंड दैट फॉर अ बॉय 21 years. But
जब जो रिफॉर्मर्स थे उन्होंने इसके जो अगेंस्ट प्रोटेस्ट किए, अगेंस्ट इनके मूवमेंट्स चालू किए, तो उसके बाद हिंदू मैरिज एक्ट आया 1955 में, जिसमें मैरिजेबल जो एज है उसको फिक्स कर दिया गया, गर्ल की 18 इयर्स और बॉय की 51 इयर्स कर दिए। बिफोर इट इज नॉट वैलिड, है ना। बिफोर अगर इससे एज के पहले अगर मैरिज होती है तो वैलिड नहीं होगी लॉ के थ्रू, है ना। Now the situation has improved in urban areas and semi-industrial areas, और अब इस समय जब हम इस सिनेरियो में देखें तो बहुत इम्प्रूव हो गई है ये जो सिचुएशन है मैरिज वाली, जो अर्बन एरियाज और सेमी इंडस्ट्रियल एरियाज में तो बहुत ज्यादा इम्प्रूव है। हाँ, विलेजेस में अब भी होता है जो कि बिफोर मैरिजेबल एज शादियां होती हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होती, बट इट इज ऑलमोस्ट द सेम इन रूरल एरियाज। यही मैंने आपको बोला भी कि बट इट इज ऑलमोस्ट द सेम इन द रूरल एरियाज में अब भी ऐसा होता है ना। नेक्स्ट इज विडो रीमैरिज। विडो रीमैरिज यानी कि जो विधवा हैं उनका रीमैरिज होना हमारी हिंदू सोसाइटी में पहले, अब नहीं, पहले बहुत खराब माना जाता था। इट वॉज प्रोहिबिटेड बाय द हिंदूज एज इट वॉज कंसिडरेशन अगेंस्ट द डिपार्टेड सोल ऑफ द हस्बैंड। द रिस्ट्रिक्शन ऑन विडो रीमैरिज गेव राइज टू मैनी प्रॉब्लम्स, लाइक हमारे हिंदू सोसाइटी में प्रोहिबिटेड किया गया था किसको, विडो रीमैरिज को, कि आफ्टर कि अगर किसी मतलब लेडी के फिर हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो वो रीमैरिज, दोबारा मैरिज नहीं कर सकती, है ना, कि वो एक बॉन्ड हो गया अपने हस्बैंड के सोल के साथ, वो रीमैरिज नहीं वो कर सकती, है ना। बट इस रिस्ट्रिक्शंस ने, जो विडो रीमैरिज की पर जो रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई थी, उन्होंने बहुत सारी प्रॉब्लम्स को क्रिएट किया। क्या क्या प्रॉब्लम्स थी? इमोरलिटी अमंग विडोज। इमोरलिटी कह सकते हैं कि जैसे भाई अब देखिए कुछ ऐसी होता है कि पहले हम इसको चाइल्ड मैरिज से जोड़ते हैं, है ना। चाइल्ड मैरिज में क्या होता था? चाइल्ड मैरिज में जब छोटे बच्चे होते थे उस टाइम पे, मतलब अर्ली एज में शादी कर दी जाती थी बच्चों की, है ना। फिर अगर उस टाइम पे किसी भी बच्ची ही कहेंगे, उसका हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो उसको होल लाइफ कैसे बितानी पड़ेगी? विडो बन के बितानी पड़ेगी। और क्या है, रीमैरिज क्या है, यहाँ रिस्ट्रिक्टेड है रीमैरिज करने से। तो क्या किसी भी एक इंडिविजुअल पर्सन के अपनी फीलिंग्स, अपने कुछ उनके अपने कुछ वो नहीं होती, कि कह सकते हैं कि उनकी अपनी फीलिंग्स होती है, अपने राइट्स होते हैं इंडिविजुअल, वो तो सारे खत्म हो जाते हैं, है ना। तो लेकिन हर कोई एक जैसा नहीं होता, सब कुछ एडजस्ट कर लेते हैं, कुछ एडजस्ट नहीं कर पाते, तो क्या फैलता है? इमोरलिटी फैलती है ना, सब ठीक है। इसके बाद सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चाइल्ड विडो, वही सेम है यहाँ पर भी। देखो कि अगर चाइल्ड विडो, छोटे बच्चे कोई लड़की है वो विडो हो जाती है तो क्या किया जाता है? सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है उसका, है ना। और हमारी सोसाइटी में हमारे बहुत ज्यादा होता है, कुछ चीजें ओपन हो जाती हैं, कुछ चीजें ओपन नहीं होती, है ना। बहुत सारी जो चाइल्ड विडोज हैं वो इसको सफर करती हैं, है ना। फिर इसके बाद है इंक्रीज इन नंबर ऑफ प्रोस्टिट्यूट। ये एक डिफरेंट है बिल्कुल, कि यहाँ इमोरलिटी फैल रही है, उनके साथ सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा है। फिर इंक्रीज क्या होता है, किसका? प्रोस्टिट्यूट कह सकते हैं हम, कि जब वो उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं होता, उनको बिल्कुल ही समाज से कटा हुआ महसूस करा दिया जाता है, तो कोई भी किसी तरह एक्सप्लॉइट किया उनको, और कह सकते हैं कि ऐसी उनको ऐसे काम करने पे मजबूर कर दिया गया जैसे कि उनके पास कोई इकोनॉमिक अपना वो नहीं होता कि उसको वो पूरा कर सके, अपनी जो नीड्स हैं, बेसिक नीड्स हैं, उनको भी पूरा कर सके, तो क्या प्रोस्टिट्यूशन में चली जाती है ना। तो ये इंक्रीज होता है, क्योंकि कुछ ऐसा भी होता है चाइल्ड मैरिज कर दी जाती है, पढ़े लिखे नहीं होती, क्या करें वो, क्या नहीं करें, तो यहाँ प्रोस्टिट्यूशन भी इंक्रीज होता है ना। फिर इसके बाद जर्नल लोअरिंग ऑफ वुमन स्टेटस इन सोसाइटी। वुमन का स्टेटस भी लो होता है इससे, है ना, कि उनके अब
जॉइंट फैमिली में ही कह सकते हैं हम कि जॉइंट फैमिली में कोई लड़की विडो हो गई है ना, अब वो रह रही है अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, तो उसकी जो स्टेटस है उसके फैमिली के अंदर वो ना के बराबर होता है ना, उनको बोझ की तरह समझा जाता है, अब इनकी भी जो नीड्स है उनको पूरा करना पड़ेगा हमें अभी, है ना। तो इस तरीके से जो वुमन का स्टेटस है सोसाइटी में वो भी लो रहता है। नेक्स्ट इज लार्ज स्केल कन्वर्जन ऑफ हिंदू विडोज ऑफ टू इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी। अब इस सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन से और इस प्रोस्टिट्यूशन से इन सबसे परेशान होकर जो विडोज थी उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, हिंदू विडोज इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी चेंज कर लिया, किसमें, इस्लाम में क्रिश्चियनिटी में अपने हिंदू धर्म को चेंज कर लेती थी, क्योंकि यहाँ अलाउ है रीमैरिज कर सकते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स थी जो हिंदू कह सकते हैं हिंदू धर्म में जो विडोज थी उनकी रीमैरिज पे रिस्ट्रिक्शंस लगाने के बाद खड़ी हो जाती थी, ठीक है। नाउ विडो रीमैरिज इज एक्चुअली नॉट हार्मफुल फॉर एनी एंगल। विडो रीमैरिज किसी भी एंगल से हार्मफुल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एक तो उनको दोबारा से एक हेल्प मिल जाती है, एक सहारा दोबारा से मिल जाता है ना, और जो ये सारी प्रॉब्लम्स है ये क्रिएट नहीं होती हैं, तो ये हार्मफुल कहाँ हुई। और हमारे जो शास्त्र हैं उनमें भी कहीं ये नहीं लिखा है कि वो अलाउ नहीं है कि वुमन रीमैरिज नहीं कर सकती, है ना। इट इज एथिकली जस्टिफाइड एंड हेल्दी। क्या है? जस्टिफाइड भी है उनके जो राइट्स हैं उनके साथ, और हेल्दी भी है। इट इज ऑल्सो गिव्स फंडामेंटल राइट्स टू द यंग वुमन हु हैव बीन विडोड। ये उसका फंडामेंटल राइट है, देखो लिखा है ना यहाँ पे, इट गिव्स फंडामेंटल राइट्स द यंग वुमन हु हैव विडोड। जो कि विडो हो चुकी है, इसके फंडामेंटल राइट है कि वो रीमैरिज करके अपनी लाइफ को आगे बढ़ाए, है ना, या फिर डिसओन्ड बाय देयर हस्बैंड, या फिर अपने हस्बैंड के द्वारा छोड़ दी गई है, या फिर उसके हस्बैंड मर चुके हैं, तो ऐसी जो लेडी है, वुमन है, उसके लिए दोबारा रीमैरिज करना है, उसका फंडामेंटल राइट है उसको लाइफ को आगे बढ़ाना, ठीक है। नोटेबल अमंग देम वर ईश्वर चंद्र विद्यासागर हुज एफर्ट सॉ द इनेक्टमेंट ऑफ हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट इन 1856। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो है उन्होंने इसके अगेंस्ट फाइट की, अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया कि विडो रीमैरिज होनी चाहिए, और फिर एक एक्ट आया, कौन सा, हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट 1856 में, ठीक है। दिस एक्ट लीगलाइज द रीमैरिज ऑफ हिंदू विडोज। इसने लीगलाइज किया किसको? हिंदू विडोज को रीमैरिज करने के लिए, कि रीमैरिज कर सकती है लीगली। ये हो गया कि हिंदू जो विडोज हैं वो रीमैरिज कर सकती हैं, ठीक है। नाउ डावरी, द डिक्शनरी डिफाइंस डावरी एज अ मनी, गुड्स और स्टेट्स विच अ वुमन ब्रिंग टू हर हस्बैंड इन मैरिज। क्या है ये? डावरी को क्या कहते हैं कि ऐसे मनी, सामान और ऐसी कह सकते हैं कि स्टेट, पूंजी, जो कि एक वुमन लाती है अपने साथ जब वो अपने हस्बैंड के घर आती है आफ्टर मैरिज, ठीक है, तो वो जब सारा सामान होता है उसको डावरी कहते हैं। देयर आर डावरी रेफर्स टू द प्रॉपर्टी एंड अमाउंट ऑफ मनी वन रिसीव इन मैरिज बाय द ग्रूम्स फैमिली। क्या है ये? डावरी एक अमाउंट है, प्रॉपर्टी है, मनी है, जो कि रिसीव किया जाता है मैरिज के टाइम पे ग्रूम की फैमिली के द्वारा, है ना। द चीफ इवल ऑफ दिस सिस्टम लाइज इन द compulsion that is employed to extract these things from the bride's family much against their capacity, willingness and desire। इस सिस्टम का, डावरी सिस्टम का जो सबसे बड़ा इवल है वो क्या है कि चाहे किसी भी ब्राइड की जो फैमिली है उसकी कैपेसिटी है या नहीं है, लेकिन फिर भी उसको दहेज जरूर देना पड़ता है अपनी बेटी की शादी में, ठीक है ना। चाहे उनकी इच्छा नहीं है, चाहे इनकी कैपेसिटी नहीं है, तब भी कुछ ना कुछ उनको जरूर देना ही पड़ता है, ठीक है। इल-फेटेड ब्राइड्स फेस अ लॉट ऑफ एट्रोसिटीज एट द हैंड ऑफ देयर ग्रीडी इन लॉज। लेकिन जो कुछ ऐसी ब्राइड होती हैं जो कम, कहते हैं ना कि कम दहेज लेके जाती हैं, तो घर उन्हें ले जाके वहाँ पे अपने दहेज के लालची जो इन लॉज होते हैं वो उनको जला के मार देते हैं। बहुत सारे ऐसे आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा, है ना, सुना भी होगा।
लेकिन इसके अगेंस्ट कुछ फाइट भी की गई, प्रोटेस्ट किए गए, उसके बाद कुछ कह सकते हैं कि लॉज निकल के आए। बहुत सारे लॉज हैं अब जो कि इस चीज को रिस्ट्रिक्ट करते हैं, राबड़ी लेना मना है, लेकिन तब भी हमारे यहाँ ली जाती है ना, हमने ली भी जाती है, दी भी जाती है। उसके बाद लेकिन फिर भी काफी सारे लॉ आने के बाद भी ये सिस्टम रुका नहीं है ना, एज इट इज चल रहा है। बस ये है, ये गिफ्टिंग कहा जाता है, गिफ्ट दिया जा रहा है, हम अपनी मर्जी से गिफ्ट दे रहे हैं। लेकिन जहाँ पे जो रिच पीपल हैं उनके लिए गिफ्टिंग हो जाता है, उनके लिए गिफ्ट है, लेकिन जो पुअर लोग हैं उनके लिए ये प्रॉब्लम हो जाती है ना। वहाँ जो है उनकी जो बेटियां हैं उनकी शादी होनी मुश्किल हो जाती है, हो भी जाती है तो जो उनकी ग्रीडी सास ससुर होते हैं वो उनको जला के मार देते हैं या उनको परेशान करते हैं, है ना। So these are the problems related to the marriage institution. So students, today we have revised the topics marriage, its characteristics and the problems. If you have any problem, any query related to the content, you can call me and we will continue this chapter in the next class with the next topic. Okay? So goodbye. Take care. Jai Hind.